नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को 2 अलग-अलग कार्यक्रमों के तहत विशेष प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की जा चुकी है। अगले माह अर्थात अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही इन्हें प्रशिक्षण दिया जाना है। 2 अलग-अलग कार्यक्रम हैं। पहला जो कार्यक्रम है जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा हूँ और दूसरा इसी वीडियो में मैं इसके बाद चर्चा करूँगा, तो पहले वाले कार्यक्रम बहुत अच्छा है। दूसरा वाला कार्यक्रम भी बेहतर है। लेकिन दूसरा वाला जो कार्यक्रम है जिसमें पूर्ण रूपेण छात्र-छात्राएँ उसमें सम्मिलित हैं और ज़िम्मेदारियाँ जो छात्र-छात्राओं के ऊपर थोपी जा रही हैं, तो उसमें कहीं न कहीं भले ही छात्र-छात्राएँ अभी नाबालिग हों, उनके अंदर उस चीज़ की समझ ना हो, उनके अभिभावक को यदि इस योजना के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान होगी, तो आने वाले भविष्य में जो खतरे हम महसूस कर रहे हैं, अभिभावकों में कहीं न कहीं उसको लेकर के दहशत रहेगी। तो उसपे हम ज़िक्र करेंगे बाद में और आप भी हमारे द्वारा जो बिंदु बताए जाएँगे कि किन कारणों से बच्चों को खतरा होगा, अभिभावक क्यों दहशत में रहेंगे, उस पर आपका क्या विचार है, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सर्वप्रथम हम जो है पहला, जो बहुत अच्छा है, बेहतर है ये पूर्व से ही होना चाहिए था, लेकिन चलो जब जागे तब सवेरा, सरकार ने यदि 2025 के अप्रैल माह से ये कार्यक्रम ला रही है, तो स्वागत योग्य है। कार्यक्रम पहला यह है कि पहले सरकारी शिक्षकों को प्रत्येक प्रखंड में 2 शिक्षक चुने जाएँगे। प्रत्येक प्रखंड में 2 शिक्षक, जिसमें 1 महिला होगी और 1 पुरुष होंगे। और इस प्रकार पूरे 534 प्रखंड है बिहार में, तो लाज़मी-सी बात है कि 1068 इनमें संख्या हो गई शिक्षक-शिक्षिकाओं का, जिससे 534 पूरे राज्य भर के शिक्षक होंगे अर्थात पुरुष होंगे और 534 शिक्षिका होंगी अर्थात महिला होंगे। उन सभी को सीएम विद्यालय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। वे सभी मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। वहाँ से जब मास्टर ट्रेनर बन करके आएँगे, तो आ करके अपने विद्यालयों के सहयोगी शिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे, साथ ही अपने विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को भी वो ट्रेनिंग देंगे। इसमें जो है मुख्य उद्देश्य क्या है इसका कि किसी भी प्रकार के मानवीय या फिर प्राकृतिक आपदा आपदा जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा में जैसे भूकंप आ गया, आंधी-तूफान आ गए, बाढ़ आ गए, सूखा पड़ गए। तो इस प्रकार से प्राकृतिक आपदा हैं। मानव जनित जो आपदाएँ होती हैं, जैसे आग लग गए, तो आग लग गए उसमें किसी के द्वारा खाना पकाने के क्रम में या फिर ईर्ष्या-द्वेष में आग लगा दी जाती है या फिर अन्य प्रकार से आग लग जाते हैं। रोड एक्सीडेंट जितने भी हो रहे हैं, इस प्रकार के जो आपदाएँ आती हैं, अभी बहुत एक आपदा अभी चर्चा में है, वह है आपका बोरवेल के अंदर बच्चों को गिरना। क्योंकि घर मकान बनाए जा रहे हैं तो अ, उसका जो है बेस तैयार करने के लिए बहुत बड़ा-बड़ा जो है बोरवेल की खुदाई की जा रही है और उसमें बच्चे खेलते-खेलते गिर जाते हैं, कई घटनाएँ ऐसी घटित है हुई हैं। तो तमाम तरह के जो आपदाएँ हैं, उस आपदा का प्रबंधन कैसे करें? प्रबंधन 3 प्रकार के होते हैं, एक आपदा से पूर्व प्रबंधन होता है, एक आपदा के समय प्रबंधन होता है, एक आपदा के बाद प्रबंधन होता है। तो तमाम तरह के गुर जो है वो सिखाए जाएँगे शिक्षकों को और बच्चों को कि कैसे प्रबंधन करना है। किस आपदा की आने की संभावनाएँ कब होती है? क्योंकि बहुत ऐसे आपदाएँ हैं जो मौसमी आपदा होता है। एक आग आग जब चारों तरफ लगना प्रारंभ हो जाते हैं तो उसका एक मौसम है कि इस समय ही आग लगते हैं। भूकंप आने का एक जो है होता है कि इस मौसम में ही भूकंप आ सकते हैं। आंधी-तूफान आने का एक और मौसम होता है कि इस मौसम में आंधी-तूफान आ सकते हैं। तो ये मौसमी आपदाएँ होती हैं, तो उस विशेष मौसम में कैसे रख-रखाव करना है, कैसे रहना है क्या कुछ उससे पूर्व जो है तैयारी कर लेना है क्योंकि साथ ही आपदाएँ जो होती हैं वो क्षेत्र विशेष में भी आती हैं। कहीं भूकंप के झटके बहुत अधिक होते हैं, कभी कम होते हैं, कहीं आते ही नहीं हैं, कहीं आंधी-तूफान बहुत अधिक होते हैं, कहीं अग्नि कांड बहुत अधिक होते हैं, तो तमाम तरह की इस प्रकार से घटनाएँ होती हैं। इन सारे जो घटनाएँ हैं, जो आपदाएँ हैं, तो उसे कैसे उस आपदा के पूर्व विशेष क्षेत्र, विशेष मौसम में तैयार रहना है, उससे जूझने के लिए आपदा यदि आ जाते हैं, तो कैसे
कार्य करना है, बचाने के लिए लोगों को बचाव का कार्य कैसे करना है, उसके बाद किस प्रकार से उससे निपटना है, तो तमाम तरह के ये ट्रेनिंग होंगे। ये बहुत बेहतर है कि सभी बच्चे जो है सीख जाएँगे, अपने ऊपर जो इस प्रकार के समस्याएँ आएँगे, तो उससे जूझने के लिए तत्पर रहेंगे। उनके अंदर एक साहस आएगा, उनके अंदर मजबूती होगी, तो वे जो है गलत कदम नहीं उठाएँगे किसी भी समस्या से वो जूझने के लिए खुद तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। दूसरा जो है, वह है कि आप देख पा रहे हैं कि आए दिन किस प्रकार से पूरे राज्य भर में घटनाएँ घट रही हैं और ख़ास तौर पर जो घटनाएँ घट रही हैं, उसमें सबसे अधिक संख्या जो है, वो महिला उत्पीड़न का है, छात्राओं को का शोषण का है, बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक शोषण का है। तो ये जो समस्याएँ उत्पन्न हो रही है, चाहे वह महिला से जुड़ा हो, छात्रा से जुड़ा हो, किसी बालिका से जुड़ा हो, तो इस प्रकार की घटनाएँ बढ़ रही हैं। इसमें बाल तस्करी की भी समस्या उत्पन्न हुई है कि जो बिना माँ-बाप वाले बच्चियाँ हैं या फिर जो बहुत गरीबी में जीने वाले बच्चियाँ हैं, तो उनका उस मौके का गलत फ़ायदा उठा करके और उनको झांसे में लेकर के फिर उनको ले जाया जाता है और उनकी बिक्री कर दी जाती है। वो मानव तस्करी, बाल तस्करी कर दिया जाता है। साथ ही आस-पास में जो है किसी प्रकार से लालसा दे करके, झांसा दे करके उत्पीड़न किया जाता है या फिर घर परिवार में, आस-पड़ोस में भी आप देखते होंगे दहेज को लेकर के उत्पीड़न करना या फिर अन्य कई मामले ऐसे आते हैं जो है पुरुष वर्ग शराब पी करके भी अपने घर परिवार की महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं। तो ये तमाम तरह के जो उत्पीड़न हैं, उससे कैसे निजात पाया जाए, इस पर सरकार की एक योजना क्या है? तो सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक में अध्ययन बच्चों को एक टीम तैयार की जा रही है और यह अभी प्राथमिक दौर में जो है पूरे राज्य भर के 1100 अ, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो हैं, तो वहाँ पे एक टीम तैयार किया जाएगा। 40,000 बच्चों इसमें पूरे राज्य भर से सम्मिलित होंगे और प्रत्येक विद्यालय में 44 लोगों का टीम होगा जिसमें 22 छात्र होंगे और 22 छात्राएँ होंगे, इस प्रकार से टीम बनाई जाएगी और उनको जो है विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस हेतु पुलिस को और शिक्षक को सीआईडी के द्वारा जो है वो प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो वे पुलिस और शिक्षक मिल करके और जहाँ-जहाँ इस प्रकार से छात्र-छात्राओं का टीम गठन होगा, तो उनको फिर वो प्रशिक्षण देंगे और प्रशिक्षण में क्या जानकारी प्रदान करेंगे, तो चाइल्ड लाइन के बारे में आपका महिला हेल्पलाइन के बारे में और महिला थाना के बारे में अ, उसके बारे में उनको जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही चाइल्ड लाइन के बारे में तो उनको जानकारी प्रदान की ही जाएगी। फिर जो सुरक्षा इकाई है उसके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। महिला इकाई जो है उसके बारे में उनको जानकारी प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से सारे जो अ, बाल तस्करी को रोकने के लिए, महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए, छात्रा उत्पीड़न को रोकने के लिए, बालिका उत्पीड़न को रोकने के लिए, ये जो तमाम तरह के सरकारी कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, पूर्व से उन सारे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी इन टीमों को दी जाएगी और उनके पास अपने जिला के अधिकारियों का टेलीफ़ोनिक नंबर होगा, कार्यालयों का टेलीफ़ोनिक नंबर होगा, चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर उनके पास रहेगा, उनके पास जो है महिला हेल्पलाइन का नंबर रहेगा, महिला थाना का उनके पास जो है कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा और अपने गाँव, अपने समाज, अपने पड़ोस में, अपने परिवार में वो देखेंगे यदि कि किसी महिला के ऊपर, किसी बालिका के ऊपर, किसी छात्रा के ऊपर किसी प्रकार की उत्पीड़न हो रही है या फिर उनको कहीं से भी संदेह होगा कि किसी बच्चा को, किसी बच्ची को, किसी महिला को झांसे में लेकर के उसको बरगलाया जा रहा है, उसका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न की जा रही है, तो इस प्रकार के जब उनके संज्ञान में आएगा कुछ मामला, तो वे जो है यदि बाल से जुड़ा हो, बालक-बालिका से जुड़ा होगा तो चाइल्ड हेल्पलाइन में वो डायरेक्ट जो है संपर्क करेंगे। यदि महिला से संबंधित होगा तो महिला हेल्पलाइन या महिला के जो थाना है उसमें वो संपर्क करेंगे और वहाँ पे जो है वे अपना शिकायत दर्ज करेंगे। वो इस बाबत जो है वो जानकारी वहाँ टेलीफ़ोनिक कॉल के माध्यम से प्रदान करेंगे और उसके बाद जो है वो कार्रवाई होगी। इसमें समस्या क्या है और क्यों अभिभावक को दहशत हो सकती है इससे, क्यों उनके अंदर भय हो सकता है या फिर बच्चों के लिए क्यों खतरा हो सकता है कि जो भी इस प्रकार के महिला उत्पीड़न, बाल तस्करी के कुकृत्यों में संलग्न होते हैं, उनकी अपराध की गाथा बहुत पुरानी और बहुत लंबी होती है। उनका जो नेटवर्क होता है काफ़ी लंबा होता है और उनके अंदर जो है
ज़मीर जो है, इंसानियत जो है, उनके अंदर से मर चुका होता है, तभी इस प्रकार से वो कार्य करते हैं, इस ऐसे पेशा में वो आ जाते हैं। अब सामान्य सी कोई घटना यदि है परिवार में, पड़ोस में, गाँव समाज में, तो उसमें बहुत विशेष खतरा नहीं है, और खतरा है भी तो आंशिक तौर पर है, चूँकि अब जो टीम बनेगी 44 लोगों का, जिसमें 22 छात्र 22 छात्राएँ होंगे, तो उस टीम के बारे में उस इलाके के सभी व्यक्तियों को जानकारी होगी कि हमारे जो विद्यालय है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वहाँ से 9वीं के 12वीं तक में जो पढ़ने वाले ये 44 बच्चे जो हैं, एक उनका सरकार के द्वारा टीम बनाया गया है और उनका कार्य ये है। तो ये जानकारी होगी। अब आस-पास में वो टीम के जो 44 बच्चे होंगे, जिस-जिस गाँव से वो संबंधित होंगे, जिस-जिस गाँव से वो बिलॉन्ग्स करते होंगे, तो उस गाँव में, यदि उस समाज में किसी प्रकार की ऐसी घटनाएँ घटती है और पुलिस जो है बिना अ, जो 2 पक्ष होते हैं जिसके द्वारा उस घटना को अंजाम दिया गया और जो पीड़ित है, उनके द्वारा यदि कहीं कंप्लेंट नहीं किया गया हो और बावजूद इसके जो है आध-मक्ती है पुलिस और उन पर कार्रवाई करती है, तो सीधा संदेह टीम के बच्चों के ऊपर चला जाएगा। उन्हीं लोगों ने शिकायत दर्ज किया होगा। अब उसके वजह से वो हावी हो जाएँगे किस पर? उस टीम के बच्चे के ऊपर। आखिर बच्चे कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे खुद को? क्या सरकार उनको सुरक्षा प्रदान करेगी? क्योंकि यह खतरों से भरा हुआ जो है कार्य है, कि कोई अपराधी, किसी अपराधी के विरुद्ध आप शिकायत दर्ज करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल ही यह खतरे से खाली नहीं है। यह खतरे से भरा हुआ है। तो इस प्रकार के जब कार्य होंगे, तो इस पर सरकार को विधिवत तैयारी के साथ कार्य करना होगा। अ, ये अच्छा प्लानिंग है, लेकिन जो टीम तैयार की जा रही है, इस टीम से बच्चे चिन्हित हो जाएँगे। होना यह चाहिए कि 9वीं 10वीं नहीं, 9वीं 10वीं के बच्चे काफ़ी छोटे हैं आज के डेट में। 11वीं 12वीं के बच्चों को सिर्फ़ जो है इस बाबत ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, और जहाँ तक हेल्पलाइन, चाहे वो चाइल्ड हेल्पलाइन की बात हो, महिला हेल्पलाइन की बात हो, महिला थाना की बात हो, या फिर अन्य जो है पुलिस थाने की बात हो, पुलिस प्रशासन जो जिले के हैं उनके से संपर्क साधने की बात हो, तो यह आम नागरिकों तक होनी चाहिए कि वे अपने ऊपर हो रहे ज़ुल्म को लेकर के जो है वो डायरेक्ट टेलीफ़ोनिक माध्यम से शिकायत कर सकें अपने जिला के पुलिस प्रशासन के समक्ष वो कर सकें। तो इसकी जानकारी सार्वजनिक तौर पर दी जानी चाहिए। आप यदि बड़े बच्चों को ही इसमें संलग्न करना चाहते हैं, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को, तो आप विद्यालय में जाएँ, सार्वजनिक तौर पर इसको 1 महीना, 2 महीना तक एक विधिवत जो है योजनागत तरीके से कार्यक्रम चलाएँ। प्रत्येक हफ्ता में 1 दिन जो है अलग-अलग विद्यालयों में घूम करके और एक विधिवत कोर्स तैयार किया जाए, और सभी जो बच्चे हैं, जिसमें छात्र हों, छात्राएँ हों, शिक्षक-शिक्षिकाएँ हों, सभी को इसके प्रति जो है जागरूकता लाने की आवश्यकता है। सभी को जो है इसके प्रति जो है मोटिवेटेड करने की आवश्यकता है, और सभी के पास ये संपर्क सूत्र होने चाहिए, ताकि कहीं भी किसी के घर में, किसी के परिवार में, किसी के आस-पड़ोस में, किसी के गाँव समाज में इस प्रकार की घटनाएँ यदि घटित हो रही हैं, उनको संज्ञान में है, तो वे उठाएँ फ़ोन और आराम से फ़ोन कर दें। साथ ही जिसके पास इन बच्चों के द्वारा शिकायत दर्ज की जा रही है टेलीफ़ोनिक माध्यम से, वहाँ पे उस बच्चे का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पे आना ही नहीं चाहिए कि किस नंबर से कंप्लेंट आ रहा है। वो नाम भी नहीं पूछना भी नहीं है, गुप्त आपका नाम, आपका परिचय, आपका फ़ोन नंबर गुप्त रखा जाएगा। नहीं, वहाँ पे ना तो नाम पूछा जाएगा, ना ही आपका कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे उनके जो जिस भी मोबाइल में, जिस भी टेलीफ़ोन में पहुँच जाएगा, वहाँ पे वो कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे निकले ही नहीं, उखड़े ही नहीं। कोई पुलिस प्रशासन के द्वारा नाम पूछा ही नहीं जाए, बस सिर्फ़ इतना कि हाँ, एड्रेस सिर्फ़ ले लिया जाए कि कहाँ पे ये घटना घट रही है, और कौन ये घटना को अंजाम दे रहा है और किसके साथ ये घटना हो रहा है, पीड़ित कौन है। तो सिर्फ ये जानकारी उनको प्रदान किया जाना चाहिए। पूरी तरह से नाम पुलिस प्रशासन को ही नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी जो है अपराधियों से मिले होते हैं, और बड़े अपराधी जो होते हैं, वो पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो शिकायत करता है, उसका नाम पहचान जो है उनसे वो ले लेते हैं, और फिर जो है अपराधी उस पर हावी हो जाता है। इसलिए पुलिस प्रशासन को भी पता नहीं चलना चाहिए कि शिकायत करने वाला कौन है, उसका संपर्क नंबर क्या है और कहाँ का रहने वाला है, ये नहीं पता होना चाहिए कि कहाँ का वो है जो शिकायत दर्ज किया था। तो ये सारे तमाम सावधानियां बरतनी होगी, और बहुत ही योजनागत तरीके से सरकार को इस बाबत कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि कहीं न कहीं जो है अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके खिलाफ यदि कोई जाता है, शिकायत करता है और उनको उस बाबत जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो उस पर फिर हावी हो जाते हैं।
साथ ही जो गाँव पड़ोस के लोग होते हैं वो अपने परिवार में क्या कर रहे हैं, कोई बहू को पीट रहा है, कोई माँ को पीट रहा है, कोई अपने बीवी को पीट रहा है, कोई अपने बिटिया के साथ, बहन के साथ जो है वह घटनाओं का अंजाम दे रहा है। या फिर गाँव समाज में जो है किसी प्रकार की घटनाएँ इस प्रकार के घटित होती हैं, आस-पड़ोस में घटित होती हैं, तो वो टीम का बच्चा यदि शिकायत दर्ज करता है और उन लोगों को उस टीम के बारे में जानकारी हो, उस बच्चे के बारे में जानकारी हो, तो उस पर वो हावी हो सकते हैं। तो ये तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए सरकार को इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सरकार के इन 2 कार्यक्रमों को मैं स्वागत करता हूँ। कुछ सुधार की आवश्यकता है ताकि सभी शिक्षक हों, छात्र हों, सभी सुरक्षित रह सकें और सरकार के द्वारा जो ये कार्यक्रम लाया जा रहा है, उसका धरातल पर सकारात्मक जो है वो प्रभाव आ सके और ये जो महिला उत्पीड़न का मामला जो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, उसमें कमी आ सके, इस उम्मीद के साथ मैं सरकार का धन्यवाद देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।